गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज की इस क्लास में हम निबंध के विषय में चर्चा करने वाले हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 6 जो कि निबंध से संबंधित है। तो इस पेपर नंबर 6 में जो निबंध है उस निबंध पर हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आखिर में कैसे आपको निबंध लिखना है, निबंध क्यों पूछा जाता है परीक्षा में, एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हो, क्या निबंध की फ्रेमिंग होना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को निबंध में नहीं करना चाहिए। तो ये सारी ही बातें हम इस निबंध वाली क्लासेस में समझेंगे। ठीक है। पूरा 4-5-6 क्लासेस की पूरी एक सीरीज रहेगी, है ना, जिसमें हम निबंध को लिखना सीखेंगे, निबंध के बारे में वो सारी ही बातें समझेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। निबंध के महत्व की यदि हम बात करें तो निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए, चाहे वह यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे किसी भी स्टेट सर्विस की वह प्रिपरेशन कर रहा हो। निबंध बहुत कारगर है मेरिट में आने के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स मेरिट में आते हैं उन बच्चों में एक चीज कॉमन देखी जाती है कि उनके निबंध में बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। निबंध में उनका जो स्कोर है वो शानदार होता है। तो कहीं ना कहीं निबंध का स्कोर आपको बहुत हेल्प करता है अच्छे नंबर कमाने में, है ना, क्योंकि पोर्शन कम है ना। बस एक समझ अगर आपके पास है, लिखने की समझ, निबंध को लिखने की समझ अगर आपके पास है, तो आपने भले कम भी पढ़ा है ना, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है, निबंध की कोई ऐसी विशेष प्रिपरेशन भी नहीं की, 10-20 निबंध आपने कूली लिखे हैं, तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो निबंध में, है ना। तो निबंध में अच्छे नंबर कहीं ना कहीं मेरिट का द्वार खोल देते हैं। तो निबंध में अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत। पेपर नंबर 6 जो है हमारा एमपीपीएससी का, जो पेपर नंबर 6 है, इस पेपर नंबर 6 में निबंध का पूरा बताया हुआ है कि आपसे जो है किस प्रकार से निबंध पूछेगा एग्जामिनर, क्या उनके विषय होंगे, है ना। तो पेपर नंबर 6 की यदि हम बात करें तो पेपर नंबर 6 में एग्जामिनर जो है आपसे दो निबंध पूछेगा। ठीक है, दो निबंध टोटल आपसे पूछेगा। पहला जो निबंध है वह 1000 शब्दों का होगा और दूसरा जो निबंध है वह 500 शब्दों का होगा, है ना। और टोटल मिलाकर ये 75 अंक होंगे, मतलब 75 नंबर आपको निबंध से मिलने वाले हैं। और अगर आप 75 में से जितने ज्यादा अधिकतम नंबर लेकर आओगे निबंध में, कहीं ना कहीं मेरिट में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर एमपीपीएससी में दो निबंध पूछने वाला है। पहला निबंध 1000 शब्दों का होगा, दूसरा निबंध 500 शब्दों का होगा। और टोटल जो निबंध है वह 75 अंक आपको देंगे, 75 अंक आपको देंगे, है ना। क्योंकि जो पहला निबंध है ना 1000 शब्दों का, ये 50 अंक का है। ठीक है, जो पहला निबंध है यह, और जो दूसरा निबंध है 500 शब्दों का, ये 25 अंक का है। पेपर 6 टोटल 100 अंकों का है, जिसमें 25 नंबर का प्रारूप है ना, जो प्रारूप लेखन है वह है 25 अंकों का, और बाकी 75 अंक का जो है वह निबंध है। तो 75 अंक आपको निबंध से मिलने वाले हैं। और सोचिए, अगर आप निबंध की अच्छी प्रिपरेशन करके, है ना, सोचिए अगर आप निबंध की अच्छी प्रिपरेशन करके निबंध में यदि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, निबंध में यदि आप अच्छे मार्क्स कमा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरिट में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। मतलब पेपर नंबर 6 तो है ही उन बच्चों के लिए जिनके सपने हैं मेरिट में आने के, है ना, क्योंकि पेपर नंबर 6 बहुत मदद करता है मेरिट में आने के लिए, है ना। तो पेपर नंबर 6 तो भैया बहुत अच्छा आपका होना ही चाहिए। चलिए, तो इसीलिए हम आपके लिए निबंध की सीरीज लेकर आए हैं, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले पेपर नंबर 6 में। ठीक है, तो दो निबंध आपसे पूछे जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें वैसे जो पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस वाले बच्चे, सबको पता है ही है। लेकिन एक टीचर का काम होता है कि भाई जो भी पढ़ाए शुरू से पढ़ाए, तो इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही है। जो बच्चे मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए चीजें नहीं हो सकती हैं। तो आप समझे, है ना, 75 नंबर का निबंध होता है। और टोटल दो निबंध एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। पहला निबंध 1000 शब्दों का होता है जो कि 50 नंबर का है, और दूसरा जो निबंध है वह 25 नंबर का है जो कि 500 शब्दों में आपको लिखना होता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो निबंध जो है दो आपसे एग्जामिनर पूछेगा एमपीपीएससी मेंस में। अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये निबंध पूछता क्यों है ना, क्या है इसके पीछे का कारण। निबंध को पूछे जाने के पीछे का कारण क्या है। उसको मजा आता है पूछने में, उसको अच्छा लगता है पूछने में, उसको ऐसे ही फिरकी लेना होती है बच्चों की, या उसको बस कॉपियां भरवानी होती है कि यार इतना लिख रहे हो तो चलो एक निबंध भी लिख दो। कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो कारण होगा। कभी आपने सोचा ऐसा कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हमको जब डीसी डीएसपी बनाया जा रहा है तो ये क्यों चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि यार ये इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि बच्चों को, जो एक अधिकारी है उसको हिस्ट्री का ज्ञान हो, जो अधिकारी है उसको विज्ञान का ज्ञान हो, जो अधिकारी है उसको गणित का भी ज्ञान हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, उसे लोक प्रशासन का ज्ञान हो, है ना, उसे समाज शास्त्र का ज्ञान हो। तो लगभग लगभग एक लोक प्रशासक के लिए या एक लोक प्रशासक अपने जीवन काल में जितने भी क्षेत्रों से कनेक्ट होता है तो लगभग लगभग वो सारे क्षेत्र आपको सिलेबस में पढ़ा दिए जाते हैं। तो जब हम सारे क्षेत्रों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो 4-5 हमारे पेपर हैं इस पेपर नंबर 6 से पहले के, उसमें हम हिंदी अंग्रेजी सब कुछ का ज्ञान दे चुके हैं, तो भाई इस निबंध में अब वो हमसे कौन सा ज्ञान लेना चाह रहा है। अगर आप ई कॉमर्स के बारे में पूछ रहे हो तो ई कॉमर्स के विषय में तो वैसे भी पेपर नंबर 3 में सब सिलेबस में है। अगर आप पर्यावरण के विषय में पूछ रहे हो तो पेपर नंबर 3 में वह भी है। अगर पॉलिटी के विषय में पूछ रहे हो तो पेपर नंबर 2 में तो वो भी है। तो फिर निबंध में क्या स्पेशल आप हमसे पूछ रहे हो, मतलब एग्जामिनर का आखिर में उद्देश्य क्या है इस निबंध के विषय में पूछना। क्या आपके ज्ञान का परीक्षण या आपके व्यक्तित्व का परीक्षण, है ना, दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपका ज्ञान कितना है, आप में कितना नॉलेज है, ये सारी जानकारी एग्जामिनर जो सब्जेक्टिव जो मतलब जितना भी सब्जेक्टिव सिलेबस है, चाहे पेपर 1 2 3 4 की हम बात करें, है ना, तो वहां पर वो सारा आपके ज्ञान का टेस्ट कर लेता है। लेकिन जो निबंध वाला सब्जेक्ट जो है, इस निबंध वाले सब्जेक्ट में आपकी ज्ञान का टेस्ट तो होता ही है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ आपके विचार, आपके व्यक्तित्व और आपकी सोच का भी टेस्ट होता है। मतलब आपके विचार कितने व्यापक हैं, आप किसी भी मुद्दे पर क्या सोच रखते हो, आपकी किसी भी मुद्दे पर क्या समझ है, उस मुद्दे को आप कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास क्या कुछ नवीनता है, क्या आपकी जो सोच है उस सोच में कुछ नवीनता है, क्या आपके पास आपके व्यक्तित्व में ऐसे गुण हैं जो गुण कल एक सिविल सर्विसेज में एक अधिकारी बनने के बाद जनता के काम आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी व्यापक सोच, आपके व्यापक व्यक्तित्व को जानने के लिए एग्जामिनर जो है ना स्टूडेंट, निबंध पूछता है। उसने कहा भी है कि भैया ये निबंध है, मतलब कोई बंधन नहीं है ना, ये निबंध है, बंधनों से रहित है। 1 2 3 4 चारों पेपर में बंधन था आपके पास, टॉपिक दिया पर बहुत कम शब्दों में लिखना, 50 शब्द, 200 शब्द, 10 शब्द। अब आप जानते हैं कि जिसे मान लो कि कोई भी ले लो आप, जिसे नवीनीकरणीय ऊर्जा ले लो, आपसे 50 शब्द में पूछा गया, तो भैया आप उस नवीनीकरणीय ऊर्जा के विषय में लिखोगे ना, तब तक ही 50 शब्द खत्म हो जाएंगे। 200 शब्द में पूछा, वहां पर भी बहुत कम पढ़ते हैं 200 शब्द भी, क्योंकि नवीनीकरणीय ऊर्जा पे तो किताब लिखी जा सकती है। तो एग्जामिनर ने इस निबंध में थोड़ा सा आपको बंधनों से मुक्त किया। बंधनों से मुक्त का मतलब उसने शब्द की लिमिट तो रखी है ना, शब्द की लिमिट तो रखी है, लेकिन बंधनों से मुक्त उसने यूं किया कि भाई लिखो, अब आप इस टॉपिक के विषय में जितना जानते हो उतना सब लिखो। यहाँ पर कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है वो बताना है, जो पूछा है वो बताना है ना। आपने देखा होगा निबंध कभी भी प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में नहीं होते, निबंध में बस एक टॉपिक दे दिया जाता है ना, एक टॉपिक दे दिया। जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें, है ना, 1000 शब्द में जो निबंध पूछा गया था, यदि हम पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल था भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श। ठीक है, ये एमपीपीएससी में निबंध का टॉपिक था, है ना, भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श। अब देखो यहाँ पर कोई उसने बंधन दिया क्या आपको, उसने यूं कहा क्या
कि भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों को लिखिए, कि बस आदर्श ही लिखना है आपको। भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों पर प्रकाश डालिए। भारतीय संस्कृति के प्रमुख 5 मूल आदर्श लिखे। इस टाइप का कोई बंधन है क्या? नहीं है, बस टॉपिक दिया कि भैया ये टॉपिक लो, इस टॉपिक के विषय में मुझे बताओ। आपके पास कोई बंधन नहीं है ना। बंधन का मतलब ये कि आप चाहे उस एंगल से इसको बताओ, आप सामाजिक परिदृश्य में बताओ, आप राजनीतिक परिदृश्य में बताओ, आप वैश्विक परिदृश्य से बताओ, आप किसी भी परिदृश्य में बताओ, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है ना। निबंध का मतलब भी यही है कि जो बंधनों से ही मुक्त है ना। निबंध निह धन बंध, जो बंधनों से मुक्त है। जैसे विज्ञान और विश्व शांति एक और टॉपिक था, एक और अ, निबंध का टॉपिक दिया था एग्जामिनर ने, विज्ञान और विश्व शांति। ठीक है, विज्ञान और विश्व शांति। अब देखो उसने क्या ऐसा कहीं लिखा इसमें कि भाई विज्ञान और विश्व शांति के लिए क्या करना चाहिए ये बताओ, विज्ञान और विश्व शांति क्यों महत्वपूर्ण है ये बताओ, या विज्ञान और विश्व शांति का क्या कनेक्शन है ये बताओ, विज्ञान से कैसे विश्व में शांति हो सकती है ये बताओ, है ना। विज्ञान विश्व शांति के लिए क्यों जरूरी है ये बताओ, विज्ञान विश्व शांति के लिए नुकसानदायी है ये बताओ। कहीं पर भी ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। डायरेक्ट उसने एक विषय दिया और लिखा विज्ञान और विश्व शांति। भैया बंधनों से मुक्त कर दिया आपको, सिर्फ टॉपिक दिया। अब इसमें निबंध लिखो। निबंध मतलब कोई बंधन नहीं है ना, कि आप विज्ञान और विश्व शांति को किस वे में बताओ। आप बताओ, आप जो भी समझ रहे हो विज्ञान और विश्व शांति के विषय में। आप अच्छा समझते हो अच्छा बताओ, आप बुरा समझते हो बुरा बताओ, आप दोनों समझते हो दोनों बताओ। ऐसा आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है ना। बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है ना, कि भाई निबंध में ऐसे लिखो वैसे लिखो, ये लिखो, कुछ भी मत लिखो। निबंध को आप अपने वे में लिखो। अपने वे में कैसे, आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो विज्ञान और विश्व शांति ये आपको विषय दिया, ये आपको टॉपिक दिया, और बंधनों से आपको बिल्कुल मुक्त रखा हुआ है। एग्जामिनर ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा कि भाई आपको इसी एंगल में बताना है। विज्ञान और विश्व शांति को आप चाहे तो इसके नुकसानों के बारे में बताओ, चाहे तो आप फायदे बताओ, चाहे तो आप इसको सामाजिक परिदृश्य में बताओ, चाहे तो आप इसको आर्थिक परिदृश्य में बताओ, आप चाहो तो आप इसे पर्यावरणीय परिदृश्य से बताओ, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो सारे परिदृश्य में बताओ। विज्ञान और विश्व शांति को आप आर्थिक में भी बता दो, सामाजिक में भी बता दो, है ना, सांस्कृतिक में भी बता दो, आप सभी परिदृश्य में बताओ, कोई बंधन नहीं है। तो निबंध का मतलब ही यही हुआ कि भाई एक टॉपिक आपको दिया गया, उस टॉपिक को सारे बंधनों से मुक्त रखा गया। बंधनों से मुक्त का मतलब ये है कि भाई आप अब जो सोच रहे हो ना वो मुझे बताओ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ सामाजिक बातें बताओ, या आप मुझे सिर्फ व्यवहारिक बातें बताओ, या आप सिर्फ सांस्कृतिक बातें बताओ, या आप सिर्फ धार्मिक बातें बताओ। ऐसा आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। ये टॉपिक पकड़ो, इस टॉपिक को आप सामाजिक परिदृश्य में समझते हो उसमें बता दो, इस टॉपिक को आप राजनीतिक परिदृश्य में समझते हो उसमें बता दो, इस टॉपिक को आप आर्थिक परिदृश्य में समझ रहे हो उसमें बता दो। लेकिन आप कुछ तो बताओ, है ना, आप अपने वे में बताओ। अगर आप इस टॉपिक को सारे परिदृश्य में समझ रहे हो, आर्थिक में भी, सामाजिक में भी, सांस्कृतिक में भी, धार्मिक में भी, तो आप सब में बता दो, है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही कि किसी भी टॉपिक को किस परिदृश्य में बताना चाहिए, सारे परिदृश्य में बताना चाहिए या एक ही परिदृश्य में लिखना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन निबंध में मेन उद्देश्य यही होता है कि भाई आप इस टॉपिक के विषय में जितना समझते हो, इस टॉपिक के विषय में जितना आप समझ पा रहे हो, आप उस ज्ञान का परिचय दो। एक और समझो, पिछले साल के पेपर में जो निबंध का एक और टॉपिक था, उस टॉपिक की बात करते हैं। और टॉपिक था स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, है ना। स्वार्थ लागी, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, करही सब प्रीति। अब देखो, ये जो आपको एक चौपाई दी गई थी, है ना, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, है ना। तो एग्जामिनर ने कोई बंधन नहीं रखा, है ना। आप इसको धार्मिक परिदृश्य में भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको राजनीतिक परिदृश्य में भी परिदृश्य
प्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको भारतीय परिदृश्य में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब अपने निबंध में लिख सकते हो, और आप चाहें तो इसको और भी मल्टी डायमेंशन बना सकते हो। तो यहाँ पर एग्जामिनर ये जानना चाहेगा कि भाई आप इसको किस परिदृश्य में समझ रहे हो, है ना, इस विषय के बारे में आप क्या सोच रख रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है इन निबंध के विषयों से, है ना, आपके विषय में व्यापक जानना चाहता है, एक मुद्दा दे देता है और उस मुद्दे के विषय में वो जानना चाह रहा है कि भाई इस मुद्दे के विषय में आपके क्या विचार है ना। जैसे मान लो एक टॉपिक दे दिया उसने, भूख हड़ताल, ठीक है, एक टॉपिक दे दिया भूख हड़ताल। अब उसने कोई बंधन नहीं दिया कि भूख हड़ताल के नुकसान बताओ, भूख हड़ताल के फायदे बताओ, भूख हड़ताल क्यों जरूरी है, भूख हड़ताल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए ये बताओ, है ना। इस टाइप का कोई बंधन नहीं दिया, है ना, ये बंधनों से मुक्त है, इसीलिए ये निबंध है। तो भूख हड़ताल उसने दिया कि भाई बताओ। अब देखो, भूख हड़ताल के विषय में कोई ये सोचता है कि भैया, जैसे मान लो उत्तर लिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो भूख हड़ताल के विषय में कोई सोच रहा है कि बहुत अच्छी बात है यह, इससे हम हमारे काम को करवा सकते हैं, सरकार के ऊपर हमारे जो ऊपरी जो भी हमारे अधिकारी वगैरह हैं उनके ऊपर, या किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के ऊपर आराम से इसके माध्यम से दबाव बनाया जा सकता है ना। ये दबाव बनाने का एक हथकंडा है, ठीक है। अब कोई दूसरे एंगल से सोच रहा है ना, कोई दूसरा स्टूडेंट है वो दूसरे एंगल से सोच रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं, भूख हड़ताल जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि भूख हड़ताल के माध्यम से मतलब लोग जो हैं, मतलब गलत तरीके से सरकार या किसी संस्था को बदनाम करने का काम करते हैं, या गलत तरीके का दबाव बनाते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में या मतलब जब भूख हड़ताल को शुरू किया गया था तो इसके उद्देश्य अलग होते थे, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र उद्देश्य होते थे, परंतु वर्तमान में अपवित्र उद्देश्यों के साथ भी लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, है ना। भूख हड़ताल नहीं करना चाहिए, इस टाइप की सारी चीजें। अब तीसरा व्यक्ति या तीसरा स्टूडेंट इस टॉपिक पर सोच रहा है कि नहीं, भूख हड़ताल जो है आज भी उतनी ही मतलब भूख हड़ताल में के पीछे लोगों की जो सोच है वो आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी पहले थी। अगर कोई परेशान है तभी वो भूख हड़ताल कर रहा है ना। तो भूख हड़ताल को हमें राजनीति या इन चीजों से दूर रखना चाहिए। कोई भी भूख हड़ताल कर रहा है तो सच में वो परेशान है तभी वो भूख हड़ताल कर रहा है। भूख हड़ताल किए गए व्यक्ति की बातों को सुनना चाहिए, सरकार को उनका निदान करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो किसी भी मुद्दे पर आप जानते हो ना कि सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, और एग्जामिनर उसी सोच को ध्यान में रखता है कि भाई ए नंबर का जो स्टूडेंट है वो इस मुद्दे पर ये सोच रहा है, बी नंबर का जो स्टूडेंट है वो इस मुद्दे पर ये सोच रखता है, सी नंबर का जो स्टूडेंट है वो इस मुद्दे पर ये सोच रखता है, ठीक है। और निबंध में आप फिर उपाय भी बताओगे, निदान भी बताओगे कि भाई भूख हड़ताल न हो उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए, या भूख हड़ताल अगर कोई शुरू करे तो उसका निपटारा उससे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करके उसकी समस्याओं को समाधान करके या उसको आश्वासन देकर समाप्त करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भूख हड़ताल कर रहा है मतलब बस वो राजनीतिक स्टंट है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम वो भी हमारे विचार देते हैं, तो उससे समझ में आता है कि भाई स्टूडेंट की सोच क्या है। कुछ बच्चे लिखेंगे कि नहीं, भूख हड़ताल तो बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। जैसे आपने देखा होगा अभी दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवानों ने जो धरना दिया था, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये राजनीतिक स्टंट है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, पहलवान सच में पीड़ित हैं। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये तो ऐसे ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया भी थी, है ना, कि यार नहीं, उनके साथ गलत तो हुआ है परंतु उनको भूख हड़ताल नहीं करना थी, या उनको इस टाइप की हड़ताल नहीं करना, उनको ये करना। मतलब लोगों के अलग अलग व्यू है, कोई उनको गलत बोल रहा है एकदम, कोई उनको आ, सही बोल रहा है, और कोई ऐसा है जो मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहा है ना। तो इन लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर हम समझ सकते हैं ना कि भाई ये किस टाइप के व्यक्तित्व के लोग हैं, ये क्या सोच रख रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से एग्जामिनर भी जब आपको कोई टॉपिक देता है तो एग्जामिनर उस टॉपिक पे जब आप निबंध लिखते हो ना, तो उस निबंध को पढ़कर एग्जामिनर आपके व्यक्तित्व के विषय में एक व्यापक समझ क्रिएट करता है। क्योंकि
कॉपी चेक करने वाले ने कभी आपको नहीं देखा, कॉपी चेक करने वाला ये भी नहीं जानता है कि ये कॉपी किस बच्चे की है, किस स्टूडेंट की ये कॉपी है, ये स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है या ये स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये भी एग्जामिनर को नहीं पता है। एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि ये कॉपी है और ये इस रोल नंबर की है या ये कॉपी इसकी है, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता कि ये बच्चा दिखता कैसा है, ये बच्चा कहाँ पढ़ता है, इस बच्चे में कितना दिमाग है, कमजोर है, अच्छा है, क्या है, कुछ भी नहीं जानता। मतलब आपका विजिटिंग कार्ड आपके लिखे हुए शब्द ही हैं। आप जो भी शब्द एग्जाम में लिख रहे हो अपनी कॉपी में, वे शब्द ही आपका विजिटिंग कार्ड है। तो जब आप एग्जामिनर को जो चाहिए और एग्जामिनर जो चाह रहा है कि स्टूडेंट निबंध में ऐसा लिखें, एक अधिकारी बनने के लिए इस टाइप की सोच होना जरूरी है। तो अगर जब आप वही चीजें निबंध में लिख दोगे जो एग्जामिनर आपसे अपेक्षा कर रहा है और एग्जामिनर को लगता है कि भाई इस टाइप की चीजें निबंध में होना चाहिए, बच्चे को इस प्रकार की सोच प्रेजेंट करना चाहिए निबंध में, है ना, तो आपको नंबर भी मिलते हैं। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई क्यों सिविल सेवक बनना चाहते हो, तो मन में तो चल रहा है कि रिश्वत लेना है, पावर झाड़ना है ना, बस दादागिरी करना है। मन में तो ऐसा चल रहा है कि भाई सिविल सेवक क्यों बनना है, डिप्टी कलेक्टर और डीसी क्यों बनना है, तो इंतकाम लेना है, इसलिए डीसी बनना है। बहुत सारे बच्चों के मन में तो यही होता है कि भाई उसने मुझे छोड़ा है ना, अब वो मेरा इंतकाम देखेगी। कुछ बच्चे अरे सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी झांकीबाजी करना है ना, कार वार लेंगे, आगे डिप्टी कलेक्टर लिखा रहेगा और मस्त तरीके से दोस्तों के सामने होकर जाएंगे, तो बस इस मजे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा बोलता थोड़ी ना है, क्या बस मन में चलता है। बोलते क्या है, सर समाज सेवा, लोगों का भला। सर एक दिन मैंने ये देखा कि वहां पर जनता ऐसे पीड़ित थी, तब से मैंने ठान लिया अब मैं सिविल सेवक बनूंगा। तो उत्तर सबके कॉमन होते हैं, है ना, उत्तर यही रटे रटाए होते हैं। एग्जाम इंटरव्यू लेने वाले को भी पता है कि बच्चे यही जवाब देंगे, है ना, यही उनके उत्तर होंगे, है ना। तो सेम निबंध में भी ऐसा ही है ना, कि मन में भले कुछ भी चल रहा हो लेकिन हम लिखेंगे वही बिल्कुल रटा रटाया। लेकिन जब आप अपनी वास्तविक सोच को रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप अपनी वास्तविक सोच को लिखोगे, और वो भी किस अकॉर्डिंग लिखोगे, जिस अकॉर्डिंग एग्जामिनर चाह रहा है ना। इंटरव्यू में भी आप यही बोलते हो ना कि मुझे समाज सेवा करना है, क्योंकि एग्जामिनर वही सुनना चाह रहा है। एग्जामिनर को यूं बोलो कि सर मुझे तो रिश्वत लेना है, मुझे तो करोड़पति बनना है, मैं तो इसलिए डीसी बनना चाह रहा हूँ, है ना, ऐसा बोलोगे तो आपको नंबर थोड़ी ना देगा। तो उसी प्रकार से निबंध में भी आप वही लिखो ना जो एग्जामिनर चाह रहा है, जो एग्जामिनर आपसे अपेक्षा कर रहा है कि भाई आप निबंध में ये लिखो, वही चीजें अगर आप निबंध में लिखोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि भूख हड़ताल पूछा, तो बहुत सारे बच्चे भूख हड़ताल के बारे में क्या बताएंगे, भूख हड़ताल ये होती है, इसमें भूखा रहते हैं, ये करते हैं, भूख हड़ताल की शुरुआत तब से हुई थी, भारत में भूख हड़ताल पहली बार इसने की थी, है ना, भूख हड़ताल के ये परिणाम, ये मतलब भूख हड़ताल का जो भी इतिहास रहा वो बता दिया, और भूख हड़ताल के विषय में बहुत सारा उसने ज्ञान दे दिया। तो भैया ज्ञान नहीं चाहिए, निबंध को पूछने का उद्देश्य ही है आपकी व्यापक सोच, आपकी व्यापक समझ, आप क्या सोचते हो। क्योंकि आपको कोई पीएचडी नहीं करवा रहे हैं यहाँ पर, आपको कोई शिक्षक टीचर नहीं बना रहे हैं, आपको एक अधिकारी बना रहे हैं। और अधिकारी बना रहे हैं तो एग्जामिनर की ये मांग है, ये डिमांड है कि भाई आप इस टॉपिक पर मुझे बताओ कि आप क्या समझ रखते हो, है ना। आप विज्ञान और विश्व शांति का ये जो विषय है, आप इस पर ये बताओ कि भाई विज्ञान विश्व शांति के लिए उपयोगी है, विज्ञान विश्व शांति के लिए नुकसानदायक है, अगर नुकसानदायक है तो वो क्यों नुकसानदायक है, कैसे नुकसानदायक है, और अगर नुकसानदायक है, आपने ये बता दिया कि भाई ये ये नुकसान है, तो इन नुकसानों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक अधिकारी तो वही होता है ना जिसके पास हर समस्या का समाधान हो। समस्याएं सबके पास है और हमें उन समस्याओं का पता भी है, लेकिन स्मार्ट कौन होता है, जो उन समस्याओं का हल जानता है ना। समस्याओं का जो हल जानता है वो स्मार्ट है, समस्याओं का हल करना जो जानता है वो असली सिंघम है, असली रियल अधिकारी है। तो समस्याएं तो सबके साथ है ना, और समस्याओं का पता भी है। तो जब आप विज्ञान और विश्व शांति के विषय में निबंध लिखते हो,
पूरा समझाते हो, समस्याएं भी बताते हो, नुकसान भी बताते हो, और उन नुकसानों का समाधान भी बताते हो, सरकार के लिए राय भी देते हो, है ना। जो यूनेस्को है, सॉरी, जो यूएनओ है, उसके लिए भी आप कुछ मैसेज देते हो कि भाई यूएनओ को इस टाइप की एक संस्था बनाना चाहिए, है ना, या यूएनओ को ये काम करना चाहिए, भारत सरकार को ये काम करना चाहिए, ताकि विज्ञान और विश्व शांति किस टाइप से मतलब विज्ञान जो है विश्व शांति के लिए नुकसानदायी ना हो। भले ही वो चीजें वास्तविकता में होने में बहुत मुश्किल है कि यार ऐसा संभव नहीं है हो पाना, लेकिन जब आप अपनी राय देते हो तो उससे समझ तो आता है कि यार बच्चे ने इतना विस्तृत सोचा तो सही, आज संभव नहीं है भविष्य में संभव हो सकता है ना। तो आप जब अपनी राय देते हो, आप जब विस्तृत तरीके से बताते हो, तो एग्जामिनर को देखने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है, और उसको नंबर देने में भी मजा आता है ना, क्योंकि वो यही चाहता है कि आपके निबंध में एक अधिकारी वाली सोच हो, आपके निबंध में एक अधिकारी वाली बात हो। ठीक है स्टूडेंट, तो निबंध क्यों पूछा जाता है ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना, कि आखिर में निबंध पूछने के पीछे जो एग्जामिनर का वास्तविक कारण है, वो कारण है आपके बारे में व्यापक तरीके से जानना। क्या जानना? कि ये बच्चा अधिकारी बनने लायक है या नहीं। अधिकारी कैसे होते हैं? तो अधिकारी वो होते हैं जिनको हर जगह समस्याएं दिखे और उनके पास उन समस्याओं का समाधान हो। अधिकारी वही है ना, वास्तविकता में लोक सेवक वही है जो जनता की समस्याओं से अच्छे से परिचित हो, जनता की समस्याओं को वो सरकार के द्वारा समाधान करवा सके, है ना। वो एक वास्तविक लोक सेवक हैं। गाड़ियों में बैठकर घूमना, है ना, फेसबुक पर पोस्ट डालना, या मतलब अ, सिर्फ झांकीबाजी करना, है ना, ये लोक सेवक के काम नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी है वर्तमान परिदृश्य में, लेकिन एक लोक सेवक का जो वास्तविक गुण और वास्तविक काम है, वह काम है जनता और सरकार के बीच की कड़ी बनकर रहना, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और जनता और सरकार के बीच में बिल्कुल एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की तरह, या एक प्रॉपर लिंक बनकर काम करना। ठीक है, तो सिविल सेवक का यही काम है, एक लोक सेवक का यही काम है। तो अगर जब आप निबंध लिखोगे और निबंध में जब आप अपनी इसी सोच को, या आप अपने इन्हीं व्यापक विचारों को किसी भी मुद्दे से संबंधित जब आप लिखते हो, तो एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होता है कि हाँ, ये बंदा इस मुद्दे पर, इस विषय पर अच्छी समझ भी है इसको, और ये इसका निदान भी जानता है, इसको ये भी पता है कि क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको ये भी पता है कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और इसको ये भी पता है कि नुकसानों से कैसे निपटा जा सकता है ना। तो उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये हुई निबंध के विषय में ये बातें कि आखिर में निबंध हमारे लिए, मतलब निबंध एग्जाम में पूछा क्यों जाता है। ठीक है, आपका एग्जामिनर दो निबंध पूछेगा, एक 1000 शब्द का होगा, और दूसरा जो निबंध होगा वह होगा 500 शब्द का। जो 1000 शब्द का निबंध होगा, इस 1000 शब्द के जो टॉपिक होंगे, वो टॉपिक आपके सिलेबस से ही संबंधित होंगे। जो भी आपका सिलेबस है, जैसे आपने सिलेबस में विज्ञान पढ़ा, भूगोल पढ़ा, राजनीति पढ़ा, लोक प्रशासन पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा, पर्यावरण पढ़ा, है ना, इतिहास पढ़ा, आपने मैनेजमेंट प्रबंधन पढ़ा, तो ये जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, उन्हीं टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक उसने दिए भी हैं, ई कॉमर्स, है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, है ना, इस टाइप के सिलेबस में दिए भी हैं मुद्दे, कि भाई इन मुद्दों से 1000 शब्द का निबंध बनेगा। वहीं दूसरी ओर जो 500 शब्द का निबंध होगा, ये होगा करंट अफेयर से संबंधित। जो भी करंट में अभी चल रहा है हमारे देश में या विदेश में, है ना, जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, चाहे अभी जो मणिपुर हिंसा है, तो हो सकता है उसी से संबंधित प्रश्न हो जाए, है ना, यहीं पर आपसे पूछ ले। अभी आपने देखा होगा चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आपने, है ना, जो एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित है ना। एआई टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा मतलब सुर्खियों में है, तो हो सकता है इस एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रश्न हो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सरकार जो है अ, आपने देखा होगा सरकार जो है अभी वर्तमान में जो है कनेक्टिविटी को लेकर बहुत काम कर रही है, चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो। मतलब जितने भी करंट अफेयर्स
में जो मुद्दे हैं, समसामयिक जो मुद्दे हैं, उन समसामयिक मुद्दों से 500 प्रश्न का एक निबंध, सॉरी 500 अंकों, 500 शब्दों का एक निबंध होगा। और दूसरा जो निबंध होगा वो आपके सब्जेक्ट में से ही होगा, जो कि 1000 शब्दों का होगा। ठीक है, तो टोटल 2 निबंध एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब निबंध के लिए जो सबसे जरूरी है कि आखिर में निबंध में क्या होना चाहिए, है ना, तो निबंध की बात करें हम तो सिंपल सी चीजें हैं जो सबको पता है कि भाई कोई सा भी निबंध हो वो 3 भागों में होना चाहिए। स्कूल से ही हमें ये सिखाया था कि निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना आता है ना, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। बिना इंट्रोडक्शन के निबंध अधूरा है ना। इससे ये पता भी चलता है कि भाई वास्तविकता में इसको कितनी समझ है, मतलब इस बच्चे को कितनी समझ है टॉपिक की, है ना, कि ये सबसे पहले प्रस्तावना, प्रॉपर प्रस्तावना देकर निबंध को शुरू कर रहा है। और बीच में आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में उस सब्जेक्ट के विषय में आप सारी चीजें बताते हो। और तीसरे नंबर पर आता है कंक्लूजन, उपसंहार। ठीक है, कंक्लूजन में जो है आप जो है अपनी राय वगैरह, कोई भी मैसेज वगैरह, या आप अगर जो भी समझते हो, है ना, जो भी मतलब आप मतलब पूरे मुद्दे पर जो भी कंक्लूजन है, जो भी निचोड़ है ना, भले वो सही है गलत है, आपको लग रहा है कि ये सही है तो वो आप लिख सकते हो, भले वो दूसरों की नजरों में गलत हो, और आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, ऐसा हो करना चाहिए सरकार को, तो ऐसी सारी चीजें आप कंक्लूजन में जनरली लिखते हो, है ना। कंक्लूजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं निबंध में, प्रस्तावना, मेन बॉडी और कंक्लूजन, है ना। जैसे कि मान लो आप कहीं शॉप पर कुछ सामान खरीदने गए, आप चॉकलेट बहुत अच्छा पसंद करते हैं, आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे ही आप शॉप पर गए तो आपने जैसे ही वहां पर कोई चॉकलेट मांगी, शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, वो कोई एक ऐसी चॉकलेट आपके सामने पेश करता है जो आपने पहले कभी नहीं खाई, या आपने कभी देखी भी नहीं, नाम भी नहीं सुना। आपने जैसे ही चॉकलेट हाथ में ली, चॉकलेट को हाथ में लेकर आप दुकानदार से ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ये वाली नहीं, ये क्या है मतलब, तो दुकानदार उस चॉकलेट को लेकर बोल रहा है, उस चॉकलेट का क्या दे रहा है, इंट्रो दे रहा है चॉकलेट के विषय में, कि अरे ये चॉकलेट बहुत अच्छी कंपनी की है, मतलब उस कंट्री में मतलब बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, इंडिया में इस चॉकलेट ने अपने प्लांट्स वगैरह आया, इंडिया में ये अभी अभी ही आई है, इंडिया में इसका नाम कम सुना है पर ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है, मैंने पर्सनली भी इसको खाया है, और आप भी एक बार इसको ट्राई करें। मतलब उस चॉकलेट के बारे में क्या दे दिया, आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, अब चॉकलेट जो है वो पूरा अपने विषय में बखान कर रही हैं। अब आपने चॉकलेट, चॉकलेट पे सब कुछ लिखा है, मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, इसका क्या कंटेंट है, कितने ग्राम की है, मतलब सारी चीजें उस चॉकलेट पे लिखी हुई है, जितना भी ज्ञान आपको चॉकलेट के विषय में चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है। फिर चॉकलेट के अंदर जो कंटेंट है पूरा, है ना, वो चॉकलेट की मेन बॉडी है ना, जिसमें ही जो डिपेंड करता है भाई इंट्रो जैसा था वैसी ये चॉकलेट है कि नहीं, मतलब चॉकलेट का जो मेन जो पोर्शन है जिसे हम खाने वाले हैं वो चॉकलेट की मेन बॉडी। अब उस मेन बॉडी को जैसे ही आपने टेस्ट किया, जैसे ही आपने खाया, उसके बाद अब मेन बॉडी में दम होगा, वैसा ही हमारा कंक्लूजन होगा। अगर चॉकलेट हमें बहुत अच्छी लगी तो हम क्या कहेंगे कंक्लूजन में, अरे वाह बहुत अच्छी है, ये चॉकलेट तो भारत में जो चॉकलेट बिक रही है उनसे भी बेस्ट है। चॉकलेट अच्छी नहीं लगी, कंक्लूजन हम क्या देंगे, चॉकलेट अच्छी नहीं है, बहुत बेकार टेस्ट है इसका तो, और ये चॉकलेट अब मैं कभी भी नहीं खाऊंगा, ये मेरा आज लास्ट ट्राई था। ठीक है, या चॉकलेट में कुछ हमें कमियां लगी कि यार चॉकलेट तो बहुत अच्छी है, बस इसमें थोड़ी मिठास की कमी है, भारतीयों को तो मीठा ज्यादा खाना पसंद है ना, फीका हम लोग पसंद करते नहीं है ज्यादा खाना, तो मेरे हिसाब से ये चॉकलेट अगर और मीठी होगी तो शायद भारतीय लोग इसको और ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, या फिर हमने कंक्लूजन दिया कि नहीं यार चॉकलेट जो है बहुत ज्यादा दांतों के चिपक रही है ना, चॉकलेट अच्छी नहीं है, तो कोई ना कोई तो कंक्लूजन हमारा होगा ना उस चॉकलेट के विषय में। मतलब चॉकलेट के विषय में हमको इंट्रोडक्शन भी मिला, ठीक है, चॉकलेट की मेन बॉडी भी है ना, उसकी पन्नी पर भी पूरा लिखा है, उसके अलावा पूरा जो उसमें मटेरियल है वो मेन बॉडी है, और फिर हमने खाने के बाद एक कंक्लूजन दिया। ठीक है, तो सेम निबंध में भी ऐसा ही होता है कि जो भी टॉपिक, जैसे यहाँ पर आप चॉकलेट को रखें, है ना, जब हम इसके विषय में लिख रहे हैं, है ना, तो हमारा इंट्रोडक्शन वही होगा, फिर मेन बॉडी होगी, और फिर हमारा कंक्लूजन होगा। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपस में लिंक होती है ना, ये तीनों चीजें आपस में लिंक है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि दुकानदार ने चॉकलेट का इंट्रोडक्शन देकर आपको
कुछ और खिला दिया, मतलब दुकानदार ने कहा ये चॉकलेट है और खाने को आपको दे दिया बिस्किट, है ना। जैसे आपने खाया, अरे ये तो बिस्किट है, तुमने तो चॉकलेट का बोला था, तुमने तो चॉकलेट का बोला था, ये तो बिस्किट है। तो बच्चे ये भी गलती करते हैं, इंट्रोडक्शन में जो चीजें लिखते हैं मेन बॉडी में वो चीजें होती ही नहीं है ना। मतलब प्रस्तावना किसका होगा, मेन बॉडी का ही होगा ना। दुकानदार ने जो परिचय दिया था किसका दिया था, चॉकलेट का ही दिया था ना। तो आपका भी जो इंट्रोडक्शन होगा वो किसका होगा, मेन बॉडी का होगा। मतलब मेन बॉडी में आप जो लिखने वाले हैं वही इंट्रोडक्शन में होगा। वही का मतलब सेम नहीं, सेम नहीं, लेकिन मेन बॉडी में क्या है इस चीज का इंट्रोडक्शन होगा कि भाई मेन बॉडी में ये चीजें, है ना। तो मेन बॉडी में यही होगा ना, मतलब प्रस्तावना में वही होगा ना जो मेन बॉडी में है। ठीक है, मेन बॉडी में क्या है वही आप प्रस्तावना में बताओगे। ऐसा तो नहीं कर होगा ना कि दुकानदार ने कहा चॉकलेट की, और जब आपने लिया, और जब आपने चॉकलेट को फाड़ा और अंदर से तो बिस्किट निकल गया। अब आप ही समझ सकते हैं फिर आपके मुंह से दुकानदार के लिए कितने अमृत वचन निकलेंगे। तो वही हो सकता है कॉपी चेक करने वाले के मुंह से भी आपके लिए निकले कि यार इंट्रोडक्शन में तो कुछ और कह रहा है ये, है ना। इंट्रोडक्शन में तो बोल रहा है कि ये मुद्दा सामाजिक है, और मेन बॉडी में तो इसने सब कुछ आर्थिक बता दिया, है ना। यहाँ तो कोई सामाजिक बात ही नहीं हुई। प्रस्तावना में कहा कि ये मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और मेन बॉडी में तो कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित हो ऐसा कोई लग ही नहीं रहा, है ना। तो प्रस्तावना और मेन बॉडी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन का। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि खाई चॉकलेट और कंक्लूजन बिस्किट का दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी जो खाया है उसी के विषय में लिखते हैं ना, मतलब जो मेन बॉडी में है उसी से रिलेटेड कंक्लूजन होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेन बॉडी में तो पूरा अर्थव्यवस्था से संबंधित लिखा और कंक्लूजन दे दिया पर्यावरण से संबंधित, है ना। कोई भी टॉपिक है कि भाई ये भारत में विज्ञान जो है वो, मतलब आपने पूरा मेन बॉडी लिखा, मेन बॉडी में लिखा कि भैया विज्ञान जितना बढ़ेगा भारत की उतनी ज्यादा तरक्की होगी, भारत की अर्थव्यवस्था है ये है वगैरह, बहुत सारा आपने भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब आपने नुकसान भी बताए, यहाँ पर सारी चीजें बताई, और कंक्लूजन जब आप देने लगे तो कंक्लूजन ने में आपने भारत को तो हाइड ही कर दिया, और आप किसी और कंट्री के विषय में लिखने लगे। या आपने जो मेन बॉडी में जो आपने डायमेंशन बनाया था, मेन बॉडी में जिस वे में, जिस डायमेंशन में मेन बॉडी में आपने उत्तर लिखा, तो आपका कंक्लूजन उससे अलग ही जा रहा है, कंक्लूजन में वो है ही नहीं, मतलब कंक्लूजन उसका है ही नहीं जो मेन बॉडी में आपने लिखा। तो आपको क्यों नंबर देगा एग्जामिनर, है ना। वो पागल तो है नहीं, है ना, जो आपको नंबर दे दे। मतलब आप भी पागल तो हो नहीं कि चॉकलेट समझकर बिस्किट खा लो और कंक्लूजन में फिर चॉकलेट दे दो कि वाह बहुत मस्त चॉकलेट थी, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, बिस्किट है तो आप भी बिस्किट ही कहेंगे। तो सेम यही चीजें बच्चों को छोटी छोटी समझना होती हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में प्रस्तावना है क्या, है ना, प्रस्तावना है क्या नहीं समझ पाते। मतलब वो प्रस्तावना कुछ और लिख देते हैं, मेन बॉडी में कुछ और होता है, या प्रस्तावना में ही मेन बॉडी लिख देते हैं। बहुत सारी कॉपीज तो मैंने ऐसी भी देखी है, स्टूडेंट मेन बॉडी को पूरी प्रस्तावना में ही लिख देते हैं, या फिर प्रस्तावना की एज सेम सेम लाइनें पूरी की पूरी मेन बॉडी में लिख देते हैं, है ना। जो प्रस्तावना में लिखा वही मेन बॉडी में लिख दिया, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे तो ये समझते हैं कि भाई बस प्रस्तावना से ही उत्तर शुरू हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, प्रस्तावना बहुत मायने रखता है, कंक्लूजन बहुत मायने रखता है, और इन दोनों के बीच की कड़ी है मेन बॉडी। और मेन बॉडी और तीनों चीजें आपस में लिंक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रस्तावना कहीं और जा रहा, मेन बॉडी कहीं और जा रही, कंक्लूजन कुछ और दे दे रखा है ना, उसके नंबर नहीं मिलते। तो निबंध में ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं।